क्या है बताओ। इसमें क्या पूछना है तुम्हें? ये बेस थ्योरम पढ़े हो? यस सर। तो फिर क्यों नहीं लगा पा रहे? ट्राई वाई किए हो? भेजो कहाँ ट्राई किए हो, देखे जरा क्या किए हो तुम। बेस थ्योरम है, सिंपल बेस थ्योरम है, उसमें क्या दिक्कत है? सिर्फ इतना कर पाए जैसे V1 फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0 2 और V2 एक्सपोनेंशियल 1/2। उसके लास्ट का जो लाइन है नीचे वाला वो एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे भाई, इसको 4 बार जब क्वेश्चन समझ नहीं आया 4 बार पढ़ो ना, एक क्वेश्चन को 4 बार पढ़ो जब तक समझ ना आ जाए। मुझे कैसे समझ आ गया बेस थ्योरम का, जब मैंने पढ़ा भी नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। मैं क्वेश्चन देख के मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि बेस थ्योरम का होगा, मैंने एक लाइन नहीं पढ़े हैं, बस देख के ही लगा ये कुछ ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो बेस थ्योरम का है, जो कि पहले करा रखे हैं। लेकिन तुम पढ़ने के बाद तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस टॉपिक का कैसे करना है। भाई दिक्कत है ना। इसमें क्या बोला है कि इंस्टीट्यूट परचेज लैपटॉप फ्रॉम आइदर वेंडर V1 और V2 विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो V1 की प्रोबेबिलिटी हाफ, V2 की प्रोबेबिलिटी हाफ। The lifetime of laptop from vendor 1 have uniform 0 1 distribution. Lifetime of laptop from vendor 2 is exponential 1/2 distribution. If a randomly selected laptop in the institute has a lifetime more than 2 years, ये given है मुझे। सो इवेंट ए होता है E1 है वेंडर 1, E2 है वेंडर 2, ए है लाइफ टाइम इज मोर देन 2 years, जो गिवन है मोर देन 2 years। अब मुझे क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज सप्लाइड बाय वेंडर टू इज। सो क्या प्रोबेबिलिटी है E2 का गिवन ए? बताओ भाई। सब जब ट्राई करोगे तो आएगा, आप क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दोगे, अब भगवान भरोसे, तो एग्जाम में भगवान भरोसे रहोगे। ये चीज़ मैं फिर बोल रहा हूँ। जब कोशिश करोगे, 10 गलतियां करोगे तो 11वीं बार में सही हो जाएगी। और वो 11वीं बार एग्जाम में समझो 12वीं बार कर रहे होगे तुम चीज़ें, नहीं तो एग्जाम में फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो जितनी गलतियां करोगे उतनी सही होगी, लेकिन गलतियां करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। अब तुम देख के ही सोचोगे पेन उठाए और सही करे, फिर तो वो कभी नहीं होगा, मरने के बाद ही हो सकता है, अगले जन्म में। इस बार तो नहीं होगा। क्योंकि कोई भी इंसान अगर है तो ऐसा थोड़ी होगा कि तुम ऐसे पेन उठाओगे सही ही करोगे। उसके लिए कोशिश करनी, गलतियां करनी है, क्या दिक्कत है? E2 ए गिवन E2, जब 4 गलतियां करोगे खुद ही समझ आ जाएगा क्या सही था। E1 गिवन ए गिवन E1 प्लस, अभी रैंडम वेरिएबल पढ़ चुके हो तब भी दिक्कत हो रहा है तो दिक्कत है ना। मान लो जब बच्चा रैंडम वेरिएबल नहीं पढ़ा तो समझ आता है कि रैंडम वेरिएबल नहीं पढ़े तो समझ नहीं आ रहा डिस्ट्रीब्यूशन का क्या चक्कर है। अब तो रैंडम वेरिएबल पढ़ चुके हैं। वेंडर 1 वेंडर 2 की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, तो ये हाफ इंटू ये दोनों E1 E2 की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। अब मुझे ये जानना है ए गिवन E2। तो ए गिवन E2 का मतलब अगर मैंने वेंडर 2 से ख़रीदा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है लाइफ टाइम 2 साल से ज़्यादा होगी। तो अभी मैं लाइफ टाइम को टी बोल देता हूँ, इसका मतलब टी मोर देन 2 ये बोलना चाह रहा है। तो ए गिवन E2 कह रहा है, सो ए गिवन E2 का मतलब है कि अगर वेंडर 2 से ख़रीदा तो क्या प्रोबेबिलिटी है लाइफ टाइम 2 साल से ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन में लाइफ टाइम में तो दिया है कि वेंडर 2 से खरीदोगे तो लाइफ टाइम जो यूनिफॉर्म 04 है। तो ए गिवन E2 वाले केस में टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 04 है, टी लाइफ टाइम है यूनिफॉर्म 04। ए गिवन E1 वाले केस में, अच्छा वेंडर V1 का था ना वो, वेंडर V2 का एक्सपोनेंशियल है। तो ए गिवन E1 का ये है और ए गिवन E2 का है एक्सपोनेंशियल 1/2। ये चीज़ें हैं ना। एक जो तुम और नोटिस, मैं क्लास में बहुत गलतियां करता हूँ, गलती करे हुए ठीक होती हैं चीज़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती करो तो कम से कम, तभी तो ठीक होगी। जब गलती करना ही नहीं चाहोगे तो ठीक कैसे होगी? ये है। सो ए गिवन इवन टी ये है। अब बताओ मुझे क्या उसमें अगर पूछे कि इस केस में प्रोबेबिलिटी टी मोर देन 2 क्या है और इस केस में प्रोबेबिलिटी टी मोर देन 2 क्या है, बताओ। तुम यूनिफॉर्म 04 में टी मोर देन 2 नहीं निकाल पा रहे हो और एक्सपोनेंशियल हाफ में टी मोर देन 2 नहीं निकाल पा रहे हो, हाँ हो जाएगा। तो क्यों नहीं कर रहे हो तुम? यही तो तुम्हें समझाता हूँ कई बार, तुम चाहते हो सब कुछ बता दे कैसे करना है,
सबसे बता ही देगा, तुम क्या करोगे, तुम्हारा दिमाग कब काम करना शुरू करेगा। बस देखना है, कोशिश करें क्या कर सकते हैं, पुट करो वहाँ, लिखो अब क्या आंसर आएगा। कौन है जी, माविस है अभी। यस सर। ओके, सो बताइए, सो आपका जो है, ये तो इसने भी कई बार पूछा था, देखो इसमें 53 जो क्वेश्चन है, इसमें जो आपके पास है x1 साइन x2, सो आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके प्रूफ करना होगा कि y1 इज यूनिफॉर्म 0 1, y2 इज यूनिफॉर्म 0 1, देन फर्दर प्रोसेस करना होगा। किसने सॉल्व किया भाई, तुमने सॉल्व किया भाई। अमन, तुम्हारा ये आंसर आया था x1 साइन x2 वाला, फाइनल आंसर आया था। सिग्नम वाला जो क्वेश्चन है, y1 इज x1 सिग्नम x2, y2 इज x2 सिग्नम x1, तो निकालना था कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y1 y2 इज अल्फा, देन पाई अल्फा क्या होगा ये निकालना है। देखिए 1 आया था शायद। देखो, तुम्हारा भी डाउट था पहले, चलो मैं कर देता हूँ। सो 53 जो है जैम 2021 का क्वेश्चन है। सो इसमें कह रहा है कि x1 x2 जो है आपके पास, दिस इज नॉर्मल 0 1 और ये IID है, एंड सिग्नम फंक्शन जो इसने डिफाइन कर रखा है एस डी एन ऑफ यू, क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा है -1 0 1 when u is less than 0, when u is 0, when u is more than 0। सो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं mod u अपॉन u when u is नॉन ज़ीरो एंड 0 when u is 0। ठीक है, सो अभी के लिए जो हमें y1 दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज x1 साइन x2। ठीक है, सो दैट अब ये ओपन कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो ये आएगा, अगर वैसे लिखेंगे आप, सो दैट विल गिव अस x1, है ना, कैसे भी पुट कर लो, तो इसके अकॉर्डिंग पुट कर लो, तो ये -1 होगी, तो ये आएगा -x1 जब x2 नेगेटिव है, 0 जब x2 0 है, x1 जब x2 पॉजिटिव है, ये आपका y1 है। सिमिलरली द y2 विल बी, जो आपके y2 हैं दैट इज x2 साइन x1, सो दैट विल बी x2 साइन x1, ये ना, सो आ जाएगा जब x1 लेस दैन 0 है तो -x2, x1 इक्वल टू 0 है तो 0, x1 मोर देन 0 है तो आपका x2। सो ये अभी तक ये आ गया। अब देखो होता क्या है कि ये सिंपल रिजल्ट है, आप प्रूव भी कर सकते हैं, याद भी रख सकते हो। सो व्हाट हैपेंस कि जैसे x2 लेस देन 0, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, क्योंकि नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल में मीन 0 है, ये सिमेट्रिक अबाउट 0 है, तो नॉर्मल में तो मीन मीडियन मोड तीनों 0 है, सो दिस प्रोबेबिलिटी इज लेस देन हाफ। ये प्रोबेबिलिटी 0 होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एग्जैक्ट पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, तो ये प्रोबेबिलिटी 0 है। दिस प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली हाफ अगेन, है ना, दिस इज अगेन हाफ, तो मतलब इसका कोई रोल नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो यू कैन इग्नोर हेयर। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एग्जैक्ट पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है, सो सिंपली दिस कैन बी इग्नोर्ड, ये जो बीच वाली कंडीशन है इसको इग्नोर किया जा सकता है। सो ओनली दिस टू आर इम्पोर्टेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। सो होता क्या है, व्हेन x1 हैज़ नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन एंड -x1 विल ऑल्सो हैव नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन, आप सिंपली रियलाइज कर सकते हैं, इसका मीन निकालेंगे 0 आएगा, वेरिएंस निकालेंगे सेम ही आएगा। तो x1 has normal 0 1, then -x1 will also have distribution normal 0 1. Similarly x2 has a distribution normal 0 1, so -x2 will also have distribution normal 0 1. तो this is normal 0 1 with probability half, this is normal 0 1 with probability half, तो indirectly y1 normal 0 1 ही है, अगर मैं प्रूव भी करूँ तब भी यही होगा। दिस इज नॉर्मल 0 1 विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, नॉर्मल 0 1 विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, तो इन ऑल विथ प्रोबेबिलिटी 1 ये नॉर्मल 0 1 ही है, तो y1 इज नॉर्मल 0 1। अगर प्रूफ लिखना चाहूँ तो मैं एक प्रूफ कर देता हूँ, जैसे अगर आप लिखना चाहो तो वैसे ये रिजल्ट है, आता है कि जब हाफ आ ना, हाफ ये नॉर्मल है विथ हाफ प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल विथ हाफ प्रोबेबिलिटी, तो वो नॉर्मल ही आ जाएगा विथ प्रोबेबिलिटी 1। कैसे प्रूफ करेंगे, सो हम लोग y1 के CDF से स्टार्ट करेंगे, मैं y1 का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ, तो होगा क्या, आप यहाँ पे यू कैन अप्लाई टोटल प्रोबेबिलिटी या जैसे भी करना चाहो,
टोटल प्रोबेबिलिटी अगर लगाऊँ तो या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 लेस देन 0 इंटू y1 लेस देन इक्वल टू स्मॉल y गिवन x1 लेस देन 0 मतलब x2 लेस देन 0 प्लस ये हो जाएगा x2 मोर देन 0 एंड y1 लेस देन इक्वल टू हाफ गिवन x2 मोर देन 0. This is probability of event A. So E1 A given E1 plus E2 A given E2 थोड़ा हम टोटल प्रोबेबिलिटी. अब इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है और इस कंडीशन में y1 इज एक्चुअली नॉर्मल 0 1 जिसको मैं z बोल देता हूँ अभी के लिए. तो ये आ जाएगा z लेस देन इक्वल टू y. तो ये फाई एट y आ जाएगा प्लस हाफ अगेन इट इज हाफ y1 इज अगेन इन दिस केस जब x2 पॉजिटिव है तो ये x1 है. x1 इज अगेन नॉर्मल 0 1 तो वो तो गिवन है मुझे नॉर्मल 0 1. सो दिस इज नॉर्मल 0 1 लेस देन इक्वल टू y. तो ये आ जाएगा फाई ऑफ y ऐड कर लो तो ये फाइनली फाई ऑफ y आ गया. सो CDF ऑफ y1 इज इक्वल टू CDF ऑफ z है ना. फाई जो हम यूज़ करते हैं ना ये CDF के लिए यूज़ करते हैं. सो दिस इज CDF. सो CDF ऑफ y1 एट y इज CDF ऑफ z एट y. तो इससे ये समझ आ गया कि y1 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड z के. z में नॉर्मल 0 1 को बोल रहा हूँ. सो y1 इज ऑल्सो नॉर्मल 0 1 विद द सिमिलर रीजन y2 विल ऑल्सो भी नॉर्मल 0 1. तो इसी तरीके से जो आपका y2 है ना वो भी नॉर्मल 0 1 हो जाएगा सेम प्रूफ लिख के. यहाँ इंटरसेक्शन से भी कर सकते थे हम लोग तो वही आता आंसर. सो तो ये हो गया यहाँ तक ओके है. सो y1 नॉर्मल 0 1 y2 इज नॉर्मल 0 1 एंड व्हाट दे आस्क्ड यू हमें पूछा गया है कि इफ़ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y1 y2 इज अल्फा. सो अभी के लिए हमें चाहिए अल्फा इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y1 y2. तो फॉर्मूले के हिसाब से कोवेरिएंस बिटवीन y1 y2 अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ y1 वेरिएंस ऑफ y2. इसको और फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 y2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 एक्सपेक्टेशन ऑफ y2. और आप देखिए सिंस y1 इज नॉर्मल 0 1 सो वेरिएंस इज 1 y2 इज नॉर्मल 0 1 सो वेरिएंस इज 1 1 इंटू 1 1 हो गया तो रूट 1 1 हो गया. तो इतना ही बचा. नाउ मीन 0 है इसका है ना. मीन y1 का 0 मीन ऑफ बोथ y1 y2 आर 0. तो ये तो 0 हो गया. तो फाइनली ये सिंप्लीफाई होके आ गया एक्सपेक्टेशन y1 इंटू y2. यहाँ तक ठीक है. तो ये y1 y2 के प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन आ गया आपके पास. अब y1 y2 पुट कर दो. एक्चुअली y1 था क्या. सो y1 वॉज एक्चुअली क्या दिया था y1 x1 साइन x2 ना. सो y1 वॉज x1 साइन x2 y2 इज x2 साइन x1. अब ये कैलकुलेट करना है. सो रिड्यूस हो गया यहाँ तक आ गया. साइन क्या है व्हाट इज द सिग्नम फंक्शन. सो सिग्नम फंक्शन वैसे मैं बोल रहा हूँ कि दिस थिंग कैन बी इग्नोर्ड हेयर बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी 0 है. जैसे मैंने यहाँ कहा था ना इग्नोर कर सकते हो आप इस कंडीशन को. तो मेनली ये कंडीशन हमारे लिए ज़रूरी है. ठीक है ना. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ नॉट 0 नॉर्मल में 1 ही आएगी. तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है तो ये इग्नोर कर देंगे क्योंकि x2 बराबर 0 या x1 बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी 0 है. सो दैट्स वाई वील इग्नोर दिस कंडीशन. सो क्या होगा अब मॉड u अपॉन u हो जाएगा. सो ये मॉड u अपॉन u हो गया. तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे सो क्या आएगा तो कहने मतलब रख दो इसको. देखो सो अगर फर्दर मैं लिखूँ तो एक्सपेक्टेशन x1 सिग्नम x2 कैन बी रिटन एज मॉड x2 अपॉन x2. ये था सिग्नम का डेफिनेशन. x2 दिस कैन बी रिटन एज मॉड x1 अपॉन x1. अब यहाँ से क्या हुआ ये इससे कैंसिल हो गया ये इससे कैंसिल हो गया बचा गया. सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ ठीक है ना. तो अभी के लिए ये बचा हुआ ना यहाँ तक. और ये सिंप्लीफाई होके सो यहाँ से क्या आएगा ये आ जाएगा. नाउ तो बचा गया देखो यहाँ से बचा एक्सपेक्टेशन मॉड ऑफ x1 इंटू मॉड ऑफ x2. सिंस x1 x2 आर इंडिपेंडेंट तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं. सो e ऑफ मॉड x1 e ऑफ मॉड x2
और ये फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट नॉर्मल 0 1 में डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, √2/पाई। सो ये है आपका √2/पाई इंटू √2/पाई। तो फाइनली ये हो गया 2/पाई, क्योंकि ये जस्ट फॉर्मूला है। नॉर्मल 0 1 में मीन डेविएशन अबाउट मीन जो आएगा ये आपका मॉड z जो है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड z, दिस इज √2/पाई। प्रूफ भी इजिली हो जाएगा। तो ये हो गया, तो ये आ गया अल्फा, आपका अल्फा आ गया 2/पाई। क्या चाहिए था देख लो। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो पाई अल्फा पूछ रहा है, पाई अल्फा इज 2 है ना, तो 2 आएगा, देख लो। चलिए नेक्स्ट पर्सन। सो ग्रुप पे भेजा। हाँ जी, सो यहाँ पे जो आपके पहला क्वेश्चन है, सो इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन 43 है ना। सो क्वेश्चन नंबर 43 है अभी के लिए, x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल θ1, ठीक है। सो यहाँ से x1 x2 xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल θ1, ठीक है। एंड कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग h0। तो जो h0 है दिस इज θ लेस देन इक्वल टू 0 अगेंस्ट h1 जो कि है θ मोर देन 0, ठीक है। सो नाउ पूछ क्या रहा आगे, बीटा थीटा डिनोट द पावर फंक्शन ऑफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ साइज अल्फा अगेन फॉर टेस्टिंग h0 अगेंस्ट h1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। सो बीटा क्या है, पावर है, पावर एट थीटा इज मोर देन पावर एट 0। सो बीटा थीटा जो होता है ना, दिस इज पावर फंक्शन। देखो इस वाले इसका क्रिटिकल रीजन वही आएगा अगर तुम प्रूव करना चाहोगे तो, जो कि इसका क्रिटिकल रीजन आएगा। बोलो इसका क्रिटिकल रीजन वही मिलेगा जो इसका मिलेगा। क्रिटिकल रीजन मिलेगा क्या, वो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट था ना कि LH0/LH1, क्योंकि होगा क्या, लाइक्लीहुड फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा, आई थिंक इंक्रीजिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे मीन थीटा वेरिएंस 1 है। उसको ओपन करके देखना पड़ेगा। देखो क्या होता है, e(x - थीटा). प्रॉब्लम क्या है, तो हमें क्या देखना है एक्चुअली, तो मेनली है कि पावर फंक्शन एट थीटा। पावर फंक्शन होता क्या है, इसका क्रिटिकल रीजन याद है तुम्हें, इसका क्रिटिकल रीजन क्या आता है एक्चुअली, ये तुम याद रख सकते हो, मैंने क्लास में लिखाए भी होंगे, एंड में देखना फॉर्मूला जो लिखाए थे। तो इसका जो आएगा x बार माइनस थीटा नॉट ग्रेटर देन इक्वल, हाँ हाँ है ना, तो इस तरह थीटा नॉट ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ऐसा लिख लो। या अभी के लिए सीधा ये लिख सकते हो, दिस इज मोर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट k। इसी को फर्दर साइज अल्फा टेस्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा σ/√n है ना, सिग्मा गिवन है, यस। सो दिस इज मोर देन इक्वल टू z∝/2, ये आता है। सिग्मा यहाँ 1 है, सो जो सिग्मा आपका है वो 1 है यहाँ पे, तो आप ये पुट करेंगे, सो दैट विल गिव यू 1/√n है ना, वो √n उधर चला जाएगा। तो ये क्रिटिकल रीजन है आपका, ठीक है। सो अभी के लिए हो क्या रहा है, मतलब उसको 1/n को उधर भेज सकते हो, तो मॉड x। बीटा क्या होता है, ये बीटा थीटा पावर फंक्शन। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पावर फंक्शन, सो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0, जस्ट रिजेक्टिंग h0, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, रिजेक्ट कब होगा, अच्छा मॉड नहीं आएगा एक्चुअली, पता है मॉड कब आता है, ये मैंने गलत लिखा है, ये थीटा मोर देन 0 है ना, क्योंकि अभी जो मैं क्रिटिकल रीजन बना रहा हूँ ये ऐसा हो गया, ये 2 साइडेड हो गया, लेकिन 2 साइडेड नहीं आएगा, ये ऑल्टरनेटिव डिसाइड करता है कि क्रिटिकल रीजन कैसा होगा। तो ये 1 साइड, हाँ जेड अल्फा होगा, मॉड नहीं होगा है ना, यहाँ भी मॉड नहीं होगा, क्योंकि मॉड तब आएगा जब 2 साइडेड टेस्ट होगा, तो ये तो 1 साइडेड टेस्ट है। तो यहाँ पे होगा, ये आएगा x बार -0 मोर देन k, हाँ x बार -0 0 h0 वाला है, σ/√n मोर देन z अल्फा जी। चेक करो 1 साइडेड में, तो ये आएगा z अल्फा,
ये इसका क्रिटिकल रीजन है, ठीक है ना, क्योंकि इसका क्रिटिकल रीजन कुछ ऐसा दिखेगा, मोर देन के ना, ये क्रिटिकल रीजन है, मतलब ये रिजेक्शन रीजन है ना। सो दिस इज द रिजेक्शन रीजन राइट साइड में, क्योंकि थीटा मोर देन 0 है। सो वैसा आएगा कुछ। तो यहाँ पे अभी के लिए आ गया प्रोबेबिलिटी एक्स बार, है ना, अभी के लिए एक्स बार अपॉन 1/√10। अच्छा, रिजेक्टिंग एच नॉट, अब यही है ना, रिजेक्टिंग एच नॉट। तो अभी के लिए ऐसा समझो एक्स बार मोर देन के, छोड़ो ये समझो कि एक्स बार इज मोर देन के, यही आ रहा है। साइज अल्फा में क्या आ जाएगा, एक्स बार मोर देन z/√10, ठीक है। अब इसको फिट करो, तो अब पूछ क्या रहा है आपसे, पहला पूछ रहा है कि अगर थीटा मोर देन 0 है तो बताओ बीटा थीटा और बीटा 0 में क्या रिलेशन होगा। सो बीटा थीटा का मतलब है कि अब मीन आपको थीटा यूज करना है, ठीक है। सो अभी के लिए व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, अभी तुम इसको ही लेके चलो, ये वाला लेके चलता हूं, देखो। सो यहाँ पे तुम्हें देखना है एक्स बार मोर देन के, ये प्रोबेबिलिटी जब मीन थीटा है तो कौन सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एक तो ये है, तो इसको मैं ठीक से लिखूंगा ना। तो अभी बीटा थीटा है, इसका मतलब क्या, बीटा थीटा क्या था, पढ़ो ढंग से। ये कह रहा है कि पावर फंक्शन ऑफ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ साइज अल्फा फॉर टेस्टिंग एच नॉट अगेंस्ट H1, एच नॉट अगेंस्ट H1। तो एक बार 0 पे चेक कर रहा है, एक बार थीटा पे, थीटा एक बार पॉजिटिव है ना। सो पॉजिटिव पे और 0 पे क्या डिफरेंस आएगा। सो अभी के लिए चलो मान लो यही, मैंने अभी क्रिटिकल रीजन यही ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन है डिफरेंस क्या आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। सो इसको मैं नॉर्मल में कन्वर्ट करूं, सो एक्स बार माइनस मीन तो थीटा है अपॉन 1/√10, तो ये क्या आ जाएगा, मोर देन के माइनस थीटा अपॉन 1/√10, यही ना, ये आएगा। नाउ और दूसरा केस ये है, अभी मैं ऊपर वाला केस यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको भी छोड़ो। ये क्रिटिकल रीजन कुछ ऐसा आएगा, वन साइडेड वाला। दूसरा केस क्या है तुम्हारा, बीटा 0। सो बीटा 0 क्या हो जाएगा, ये बीटा थीटा लिखा हूं ना, ये कुछ ऐसा हो गया। सो बाई ट्रांसफॉर्मेशन ये जेड आ गया, जेड मोर देन के माइनस थीटा बाई 1/√10 टाइप का ऐसा आ गया, ठीक है ना। अभी के लिख के लिख रहा हूँ, बात वही है, तुम उसको सिंप्लीफाई करना चाहो कर लो, सिंप्लीफाई कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और जैसे मैं लिख रहा था शुरू में, जो तुम कह रहे हो वहाँ पे मैं जो शुरू में, तो उससे भी आंसर यही आएगा, इससे करो, या यही चीज़ें रिड्यूस क्या हो रही थी कि एक्स बार अपॉन 1/√10, मतलब किसी भी तरीके से करो आंसर सेम आना, तुम एक अप्रोच लेके चलो। सो k/√10 आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा ना, के नहीं वहाँ जेड अल्फा, तो यहाँ पे जेड अल्फा है, जेड अल्फा कोई नंबर है, ये भी तो कोई कांस्टेंट ही है, तो जेड अल्फा आ जाएगा ये। सो दिस इज जेड अल्फा। ये थ्योरम है, टेस्टिंग में क्या क्रिटिकल रीजन आएगा उसका। तो अभी के लिए ये क्रिटिकल रीजन कोई भी, मैं इसकी जगह के यूज़ कर रहा हूँ। सो नो प्रॉब्लम, तुम वैसे करना चाहो तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे अगर के की जगह वो नंबर यूज़ करते तो क्या होता, कहाँ चेंज आता। तो जब के की जगह तुम यहाँ पे रखते जेड अल्फा अपॉन √n, तो मैं क्या करता, थीटा घटा रहा हूँ, तो जेड अल्फा अपॉन √n माइनस थीटा अपॉन 1/√n। तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, √n उधर चला जाएगा, तो ये बनेगा जेड अल्फा माइनस √n थीटा, ऐसा बनेगा, देखो ओके है। कहीं डाउट है पूछो, इसमें कहीं क्वेरी है तो पूछो, हाँ ठीक है ना। अब इसमें 0 रख दो, तो तुम्हें ये तो बीटा थीटा है, बीटा थीटा का मतलब है कि अभी थीटा लेके चला मैंने मीन, और बीटा 0 का मतलब है थीटा को अब 0 रख दो, तो 0 रख दो, क्या बन जाएगा, यही प्रोबेबिलिटी आएगी, जेड मोर देन जेड अल्फा। अब तुम्हें ये कंपेयर करना है कि इन दोनों में किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, विच वन इज मोर। चेक, जेड नॉर्मल 0 1 है, ये जेड जो है नॉर्मल 0 1 है, तो जेड इज नॉर्मल 0 1, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी में कौन सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, निकालो प्रोबेबिलिटी जरा। बता पाओगे, बीटा थीटा वाली, बीटा थीटा वाली। क्योंकि तुम नॉर्मल की प्रॉपर्टी तो जानते ही हो ना। तो एक नंबर है जेड अल्फा, कहीं पे जेड अल्फा होगा, एक नंबर जेड अल्फा माइनस समथिंग, तो ये है जेड अल्फा माइनस समथिंग,
रूट एन थीटा। वाला एरिया तो ज्यादा। किसके आगे की, हाँ एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी इज द एरिया अंडर द पीडीएफ। तो जेड का ए है, तो एक ये एरिया और एक ये एरिया, तो किसके आगे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, जो नंबर छोटा होगा। तो ये नंबर छोटा है, इसके आगे प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से ये तो इससे ये प्रूफ हो गया कि बीटा थीटा इज मोर देन बीटा जीरो। तो पहले दो ऑप्शन में यही लिखा हुआ है, एक में लिखा था कि बीटा थीटा ज्यादा है बीटा जीरो से, दूसरा लिख रहा है बीटा थीटा कम है बीटा जीरो से। तो एक आउट हो गया, एक ट्रू हो गया। तो इसमें पहला ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया। तो इस लॉजिक से ए ट्रू है, बी फॉल्स है। ठीक है यहाँ तक। तो ये ए बी के लिए हमने इतना किया। ठीक है। एक होता है पावर ऑफ द टेस्ट ना, वो वही चीज तुम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जनरली पावर की जो बात होती है वो कंपोजिट के लिए ही होती है ना, पावर फंक्शन है या पावर है जस्ट, तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो एक बार थीटा को जीरो रखना है, एक बार थीटा को थीटा रखना है, ये है। अंडर H1 मेनली पावर जब निकालते हैं तो अंडर H1 ही निकालते हैं। तो तुम अगर ऐसे लिखते हैं कि पावर इज रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, तब भी यही लॉजिक आता, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। नाउ अगला पार्ट कह रहा है कि क्रिटिकल रीजन क्या है। देखो हमने तो पहले ही निकाल रखा है, बताओ कौन सा इसके साथ मैच कर रहा है। सीडी में तो यहीं पे चारों ऑप्शन का आंसर इसी में है, स्क्रीन पे ही है। यहां से आपका ए ट्रू बी फॉल्स। तुम्हारा क्रिटिकल रीजन को सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि टी मोर देन समथिंग और लेस देन समथिंग। तुम्हारे यहां मोर देन है लेस देन है, ये बताओ सीधा सीधा। मोर देन। तो मोर देन है तो लेस वाला तो ऐसे ही आउट हो गया, क्योंकि यहां थीटा मोर देन थीटा नॉट है, तो क्रिटिकल रीजन मोर देन ही आएगा, टी मोर देन के। तो इससे डी ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो गया। अब सी में एक चीज चेक करना ये रहेगा, क्या इसका साइज अल्फा है, बस ये चेक करना है आपको। तो वो जेड अल्फा बाई टू जो मैं लिखता हूं ना, उसको इसने टाउ अल्फा बाई टू लिख रखा है। तो क्या मेरा वही नहीं आया हुआ है, इसको अगर सिंप्लीफाई करो, हमने सीधा से लिख दिया, क्या सी ऑप्शन में यही नहीं है, ये जो मेरा जेड अल्फा है ना, वो उसका टाउ लिख रखा है उसने। तो चेक करना क्या वो सही कह रहा है। तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि हमें बोला था साइज अल्फा होना चाहिए, तो हमें बस ये चेक करना है। तो ये मैंने जो लिखा वो साइज अल्फा टेस्ट लिखा है, क्योंकि नॉर्मल मोर देन जेड अल्फा इज अल्फा जो हम डिफाइन करते हैं। तो क्या ऑप्शन सी में यही चीज है। इसको खोलते हैं थोड़ा सा, इसको खोलो। तो वो समेसन एक्स आई के टर्म में लिख रखा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, समेसन एक्स आई अपॉन एन, और ये 1/√n उधर चला जाएगा तो √n, न्यूमरेटर। ठीक हो जाएगा। और हमारा क्या है, मोर देन जेड अल्फा है, लेकिन इसने क्या लिख रखा है, इक्वलिटी से। अल्फा बाई। आपको पता है कॉन्टिन्यूअस में इक्वलिटी से फर्क नहीं पड़ता है, तो इक्वलिटी से कोई दिक्कत तो है नहीं हमें, ये है। तो ये है, लेकिन उसने अल्फा बाई टू कर रखा है, इसलिए गलत है। अगर अल्फा होता तो सही होता। तो अगर उसका आप साइज निकालोगे ना, तो जो सी ऑप्शन लिख रहा है उसका साइज आएगा अल्फा बाई टू। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, साइज क्या चाहिए आपको, अल्फा चाहिए। तो हमने जो क्रिटिकल रीजन लिखा इसका साइज अल्फा आएगा, मतलब जेड मोर देन जेड अल्फा। हम तो जानते ही हैं कि जेड मोर देन जेड अल्फा इज, मान लो ये नंबर जेड अल्फा है, तो ये अल्फा प्रोबेबिलिटी आएगी, तो उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अल्फा बाई टू आएगी, इसलिए ये गलत है, सी गलत है। ठीक है, चेक कर लो अब। ठीक है। तो ऑप्शन सिर्फ इसमें क्या सही आया, तो इसमें तो सी भी गलत हो गया, तो सिर्फ ए सही आया। बस। तो अभी मैं लास्ट में कुछ थ्योरम्स लिखाया था टेस्टिंग वाले में कि ये ऐसा प्रॉब्लम होगा तो ऐसा रिजेक्शन रीजन आएगा, तो वो याद रख सकते हो तुम, इस क्वेश्चन में ये रहेगा, तो उससे आपको निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी मुझे याद है कि थीटा मोर देन थीटा नॉट, तो ये रहेगा। शुरू में गलत लिख रखा था मैं, क्योंकि गलत मॉड कब लगेगा, जब यहाँ होगा थीटा नॉट इक्वल टू 0, तब मॉड लगता, तब दोनों साइड का क्रिटिकल रीजन आता। अभी तो वन साइडेड टेस्ट है, तो वन साइडेड क्रिटिकल रीजन होगा, ये चीज़ है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। और कोई है जिनका एक भी क्वेश्चन डिस्कस ना हुआ हो? चलो तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें भाई। सो इसमें तुम्हारा क्वेश्चन देखता हूँ विश्वम, इसका क्या है, किसका किसका रह गया तुम बताओ भाई। एक अमन एक सायंक, तुम्हारा पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर इसका देखते हैं सोम का। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है अमन, तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, तुम्हारा तो है ही नहीं, तो बताओ नेक्स्ट भाई। शशांक तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये तो हो गया। इसमें क्या 44 में उसने क्रिटिकल रीजन इंटरचेंज कर दिया ना, तो जो 44th क्वेश्चन है उसमें क्रिटिकल रीजन इंटरचेंज हो गया। तो यहां से क्या आएगा, देखो इन जनरल प्रूव भी कर सकते हैं, ये आसान भी है, कोई दिक्कत है नहीं।
कि जैसे तुम्हें टेस्ट क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू 1 अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू 2, तो H1 और ये H0, थीटा इज इक्वल टू 1 अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू 2 है, ठीक। और बाद में क्या किया, H0 स्टार जहां थीटा इज इक्वल टू 2 और H1 स्टार जहां थीटा इज इक्वल टू 1 है, यही है। बाकी ऑप्शन देखो, जो ऑप्शन बी सी डी है उसमें ये है। तो पहला ऑप्शन तो ये कह रहा था कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, तो सिंपल वर्ड से सिंपल है, तो जो लाइक्लीहुड रेशियो से टेस्ट स्टैटिस्टिक आएगी वो मोस्ट पावरफुल होगा बाय न्यूमैन पियर्सन लेमा, तो उससे आ जाएगा। एंड तो क्या फाइंड करना है, पहला ऑप्शन क्या था, मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा ऑफ टेस्टिंग दिस, तो ये जो क्रिटिकल रीजन लिख रखा है वो सही है, तुमने इससे फाइंड करने की कोशिश किया है, ये LH0 अपॉन LH1, क्या तुमने ये ट्राई किया LH0 अपॉन, क्या आया था, क्रिटिकल रीजन तो दिया ही है ना सर। नहीं 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 कंसीडर द क्रिटिकल रीजन, इसने ये थोड़ी कहा है कि क्रिटिकल रीजन किसका है, ये ऑप्शन ए में पूछ रहा है कि क्या इसका क्रिटिकल रीजन ये है, वो तुमसे पूछ रहा है, वो बता नहीं रहा है एक्चुअली, वो तुमसे पूछ रहा है कि जो आर है, देखो देन द रीजन आर करस्पॉन्ड टू द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, तो पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा ना कि ये क्रिटिकल रीजन है कि नहीं है, कैसे चेक करोगे, तो ये पहले चेक करो तुम इसको, मैं डायरेक्टली बता देता हूं तुम्हें, तो ये चेक कर लो, अगर मान लो उसमें लेस जैसे उसने लिख रखा है, तो उसने लिख रखा है समेशन एक्स आई मोर देन इक्वल टू समथिंग मोर देन इक्वल टू के, फिर के कैसे निकालोगे, साइज को यूज करके, साइज अल्फा है तो काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, मतलब सर वो जो क्रिटिकल रीजन दिया है वो मतलब चेक करना चारों ऑप्शन पे किसके लिए होगा। नहीं मतलब देन द क्रिटिकल रीजन आर करस्पॉन्ड टू द मोस्ट पावर, हाँ एग्जैक्टली, सो मतलब ये है कि बोल रहा है कि जो क्रिटिकल रीजन है वो मोस्ट पावरफुल है साइज अल्फा का, तो साइज अल्फा तो आ जाएगा, ठीक है, बस तुम्हें ये चेक करना है कि मोर देन ही आएगा ना, ऐसा तो नहीं यहाँ लेस देन आ जाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ, मोर देन ही आएगा ऐसे तो जो आर दे रखा है वो पहले वाले टेस्ट का क्रिटिकल रीजन है, सो इट मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा ऑफ टेस्टिंग दिस is more powerful test of size 1 minus alpha for testing this, तुम इसमें चेक करो इसमें क्या आएगा, जब इसका क्रिटिकल रीजन निकालोगे तो यहां तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, L थीटा नॉट स्टार अपॉन L थीटा 1 स्टार, क्या आएगा, तो इसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा ये चेक करो सिंप्लीफाई करके, तो आई थिंक दोनों केस में ना, अब चेक करके देखो आएगा क्या, ये है, then the critical region R correspond to the most powerful test of size 1 minus alpha for this, तो इसके लिए उसका साइज क्या होगा, वो जो लिख रखा है उसका साइज क्या है, पहले इसको तुम सिंप्लीफाई करके बताओ, जो तो बाकी क्वेश्चन बताता हूँ, ये चेक करो ये मोर देन आएगा कि लेस देन आएगा, आई थिंक मोर देन ही आना चाहिए, दोनों में मोर देन ही आएगा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये इन हाँ सर मोर देन ही आ रहा है, दोनों में, मतलब नीचे में आ रहा है सर, उसमें चेक करो, तो यहाँ पे तुम्हें चेक करना होगा L1 अपॉन L2 लेस देन इक्वल टू के, यहाँ चेक करना होगा L2 अपॉन L1, ये भी लेस देन इक्वल टू के होगा, मतलब के करके सिंप्लीफाई करके देखो, ये तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो एक्सपोनेंशियल एक्स आई तो पॉजिटिव है, थीटा भी पॉजिटिव है, बट चेक करो एक ठीक से,
सर ऊपर वाले में लेस देन आ रहा और नीचे वाले में मोर देन आ रहा। तो अगर ऊपर वाले में लेस देन आ गया तो पहला ऑप्शन गलत हो गया ना फिर तो। ये तो कह रहा था तुम्हें, पहला ऑप्शन में क्या बोल रखा है कि दिस इज मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर दिस, तो इसके लिए तो तुम्हारा तुमने सॉल्व किया तो इसके लिए तुम्हारा लेस देन आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि तो गलत हो गया पहला ऑप्शन, ये चीज़ है। तो इसके लिए लेस देन इक्वल टू सम के आ गया। ऑप्शन कह रहा है कि मोर देन इक्वल टू वाला आर जो है वो इसका क्रिटिकल रीजन, इसका तो नहीं है, तो ए ऑप्शन आउट हो गया। तो इसका मतलब जो आर दे रखा है, दोनों टेस्ट अलग अलग है, इसका क्रिटिकल रीजन है। जो आर तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है वो इसका क्रिटिकल रीजन है। अब इसका क्रिटिकल रीजन है तो कोई बात नहीं, अब साइज पावर निकालना आता है, हाँ सर। निकालो साइज निकालो उसका। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ होगा क्या। अगर वो लेस देन होता ना तो क्रिटिकल रीजन होता, उसने मोर देन लिख रखा है ना, तो इसलिए पहला तो आउट हो गया, ठीक है। और दूसरे में क्या होगा, जब साइज निकालोगे तो 1 माइनस अल्फा आ जाएगी, क्योंकि तो पहले वाले में आएगा क्या, पहले वाले में आता समेसन एक्स आई लेस देन इक्वल टू जो इसने लिख रखा है ना 1/2 काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, ये इसका क्रिटिकल रीजन होगा। इसका अगर साइज निकालोगे तो काई स्क्वायर में क्या होता है, अगर ये नंबर काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा है तो इसके आएगी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस लेस देन अल्फा है, तो लेस, ये साइज अल्फा का टेस्ट है, इसका साइज अल्फा आएगा। इसका क्रिटिकल रीजन लेस देन इक्वल टू वाला है लेकिन इसका साइज अल्फा आएगा। अब तुम्हारा क्रिटिकल रीजन इस वाले का क्या दे रखा है कि बोल रहा है मान लो ये तुम्हारा क्रिटिकल रीजन है, दिस इज मोर देन इक्वल टू 1/2 काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, तो इसका निकालो साइज और पावर। तो जब इसमें मोर देन करोगे तो इधर कितना आएगा बताओ, तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। 1 माइनस अल्फा। लेकिन 1 माइनस अल्फा क्या होगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखो इसका साइज अल्फा, ये पावर, मैं सीधा सीधा बता देता हूं क्या डिफरेंस आता है। एक तो क्रिटिकल रीजन का इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब इसका तुम साइज निकालोगे ना, ये थ्योरम भी है कि जब h0 h1 को इंटरचेंज करेंगे तो साइज आ जाएगा 1 माइनस पावर, ठीक है। साइज स्टार लिख देता हूं स्टार वाले क्वेश्चन का, और जो पावर स्टार होगा स्टार वाले क्वेश्चन का जो पावर आएगा 1 माइनस साइज ऑफ नॉर्मल, तो 1 माइनस यहाँ बीटा आ जाएगा, ये 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। अब तुम कैसे प्रूव करोगे, तो प्रूफ कैसे करना है, देखो अगर मैं बीटा का डेफिनेशन लिखता तो क्या होता, व्हाट इज बीटा, वो बीटा है क्या, बीटा तो पावर है, किसका पावर है, बीटा इज पावर ऑफ वो जो टेस्ट था, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, रिजेक्ट h0 व्हेन h0 इज ट्रू h1 इज ट्रू, राइट। अब देखो ध्यान से, रिजेक्ट h0 कब होगा, समेसन xi वो है लेस देन इक्वल टू k, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में गिवन h1 इज ट्रू, तो h1 में क्या है थीटा इज इक्वल टू 2, अगर मैं इसको 1 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, समेसन xi मोर देन इक्वल टू k व्हेन थीटा इज 2, यही आएगा। अब ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को ठीक से देखो, तो यहां पे क्या है, ये जो क्रिटिकल रीजन अभी आया ना वो इस वाले टेस्ट का आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, अब हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग h0 स्टार, क्योंकि ये जो क्रिटिकल रीजन है ये h0 स्टार वाले क्वेश्चन का, दो क्वेश्चन है, एक नॉर्मल एक स्टार वाला क्वेश्चन है। दिस व्हेन, अब थीटा बराबर 2 स्टार में क्या है, थीटा बराबर 2 स्टार वाले क्वेश्चन में क्या है, समेशन एक्स आई ग्रेटर। अरे नहीं नहीं, थीटा बराबर 2, व्हाट इज थीटा इज इक्वल टू 2, h0 स्टार है ना ये तो। हाँ h0 अब बताओ ये क्या हो गया, सो 1 माइनस रिजेक्टिंग h0 स्टार माइनस h0 स्टार इज ट्रू, तो ये हो गया साइज ऑफ द स्टार क्वेश्चन। तो यहां से क्या प्रूव किया मैंने, वही जो लिख रहा था देखो, तो पावर ऑफ जो वो क्वेश्चन था उसका यहाँ पे 1 माइनस, इसको इधर ले आओ, तो यहां से साइज स्टार निकालोगे तो 1 माइनस पावर आ गया, जो मैंने ये लिख रखा है। सिमिलरली दूसरे वाला पार्ट तुम खुद करके देखो, ठीक है। तो मैंने पहला वाला तुम्हें प्रूफ कर दिया पावर से, तुम ये साइज से स्टार्ट करो,
यू स्टार्ट विथ साइज, उसके साइज से स्टार्ट करो, जब सॉल्व करते चला जाओगे तो आ जाएगा 1 माइनस पावर स्टार आ जाएगा, तो यहाँ से पावर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और ये वही करो जो मैंने अभी किया है, यहाँ पे सेम चीजें कंटिन्यू करो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या ट्रू होगा, मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 1 माइनस अल्फा नहीं, साइज 1 माइनस बीटा यस, तो डी सही है, डी सही है, ठीक है ना, एंड डी तो करेक्ट है। और क्या है, साइज बीटा तो नहीं होगा ना, साइज 1 माइनस पावर होता है ना, और पावर तो सिर्फ बी डी सही होगा, सिर्फ डी सही होगा, ठीक है। चलो बाकी दूसरे क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, थ्योरम बात, ये जो थ्योरम बताई जब वो इंटरचेंज कर देंगे तभी लगेगी, ये थ्योरम है एक्चुअली। हाँ वो जब इंटरचेंज कर देंगे उसकी। हाँ एग्जैक्टली, जैसे जब भी तुम थीटा नॉट थीटा नॉट चेंज होगा तो साइज 1 माइनस पावर, पावर 1 माइनस साइज हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं। हाँ जी, एक इनके क्वेश्चन पे आते हैं, महावीस आपके क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्या है सेकंड क्वेश्चन में, देखो तो आपके क्वेश्चन है हाउ टू चेक ऑप्शन सी एंड डी। तो क्वेश्चन 35, सो क्वेश्चन 35 में है कि एफ आर टू आर में ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ फ्रॉम आर टू आर इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो आपको सी डी में डाउट है, तो सी कह रहा है कि एफ डैश इज बाउंडेड ऑन 8 to 10, यू नो होता क्या है, इसका मतलब बोल रहा है कि एफ डैश का जो डोमेन है ना, दे आर सेइंग एफ डैश का डोमेन है 8 to 10 है, दिस टू आर, ये कहना चाह रहा है। सो दिस इज बाउंडेड फंक्शन। सो आपको सिंपल थ्योरम्स पता होगा कि जैसे ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड, क्लोज इंटरवल है, बाउंडेड भी है, कॉम्पैक्ट सेट बोलते हैं मैथमेटिक्स सेंस में, है ना। तो ये कॉम्पैक्ट सेट है, तो इसका जो इमेज होगा अंडर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वो भी कॉम्पैक्ट होगा, है ना। ये थ्योरम है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मैप कॉम्पैक्ट सेट टू कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है। सो ये चूंकि एफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश है, तो एक बार और डिफरेंशिएबल है होगा ये, तो ऑब्वियसली ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा। सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल। तो जो इसका रेंज आएगा ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, रेंज ऑफ एफ डैश जो आएगा दैट विल बी सम इंटरवल सी कॉमा डी, ये होगा। तो ये बाउंडेड होगा, यस। जब डोमेन अगर बाउंडेड एंड क्लोज्ड है ना, तो रेंज भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा फॉर एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, है ना। थ्योरम है फॉर एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन whose domain is closed and bounded set, तो रेंज विल ऑलवेज बी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट। सो इसका रेंज जो आएगा क्लोज बाउंडेड होगा, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। नाउ ओके है जी। सो हाँ जी, हाँ जी, सो ठीक है। अभी डी ऑप्शन में क्या है, अब यहां डबल डैश यूज किया है, सो फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, दिस इज फाइन। बट अब ये जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अब ये गारंटी नहीं है कि जो डबल डेरिवेटिव आएगा वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, दिस इज नॉट श्योर ना, कि डबल डेरिवेटिव विल बी कॉन्टिन्यूअस और नॉट कॉन्टिन्यूअस, दैट वी डोंट नो। एक तो पहली बात वो है। दूसरी चीज, अगर कॉन्टिन्यूअस हो भी गया, चलो मान लो कॉन्टिन्यूअस आता है, सो ये ओपन इंटरवल दे रखा है, सो इट विल नॉट गारंटी कि ओपन इंटरवल में, है ना, ओपन इंटरवल है ना, कोई जरूरी नहीं कि बाउंडेड पे ही कन्वर्ज। एग्जांपल के मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर एफ डैश एक्स बाय द वे अगर कभी 1/x आ गया, सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड एक्चुअली, एफ डैश डबल डैश इज डिफाइंड ऑन 0 1 to r, ठीक है। अभी के लिए यू नेम इट g, मान लो g ऑफ x है, दिस इज 1/x, सो दिस इज डिफाइंड ऑन 0, बट रेंज इसका क्या होगा। सो व्हेन यू फाइंड रेंज ऑफ f डबल डैश x, सो दिस रेंज विल बी क्या आएगा जी, सो रेंज विल बी 1 to infinity,
ये आ जाएगा विच इज अनबाउंडेड। तो कह रहा है ये बाउंडेड होगा, सो नो। अब सोचोगे एफ क्या होगा, तो डबल इंटीग्रेट करो, कुछ तो मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड x to 1 में इंटीग्रेट कर लो इसको, x to 1 में कर सकते हैं, एफ एक्स मिल जाएगा वहां से। सो मतलब मिल जाएगा इससे एक, कोई अगर ऐसा एफ मिल गया जहां ऐसा हो जाएगा, दैट्स वाई। ठीक है, इसमें कुछ डाउट तो बोलो सीडी में। हाँ जी भाई अमन, अब तुम्हें और डिवर में भी डाउट आने लगा। सर उसका डी ऑप्शन 0 आ रहा है। तो जीरो इवन भी ऑड भी है, क्या दिक्कत है? जीरो फंक्शन इज ऑड एंड इवन बोथ। तुम डेफिनेशन चेक करो ना। डेफिनेशन क्या कहते हैं, एफ एक्स इज माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, तो जीरो बराबर जीरो, नो प्रॉब्लम। एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स, जीरो बराबर जीरो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो जीरो फंक्शन इज बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन, ये है। चलो भाई कितने क्वेश्चन पे आए, तो अभी हम हाँ जी भाई सोहम, तुम्हारा क्वेश्चन रह गया ना। अभी क्या हरसीन है क्लास में, किन्होंने भेजा है? नेक्स्ट तो किनका क्वेश्चन रह गया? हाँ जी भाई बताओ सोहम, तुम्हारा क्या बताना है? और कोई है? देखो जैसे वो इंटीग्रेशन में पाई अपॉन जेरो किया था, हाँ तो वही सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसने आंसर में गलती हो गया होगा, दैट्स फाइन। ठीक है, कोई तो वो दिक्कत। वेदों सर ने बोला कि बाइवेट नॉर्मल से कंपेयर करके भी कर सकते हो, तो मैंने पोलर से किया था, तो उससे आप बता सकते हो कैसे होगा। बाइवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ पता है तुम्हें क्या होता है, बताओ। कंपेयर करो, बनाओ इसको, बाइवेरिएट नॉर्मल बनाओ, क्या दिक्कत है? बाइवेरिएट नॉर्मल के पीडीएफ कन्वर्ट, बाइवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ किसी बुक से देख लो, अगर याद नहीं है तो उसको फिट करो उस पर। इसका तरीका भी है, अलग एक ट्रिक भी है, तो उससे तो करके पहले देखो। पोलर से किया था। पोलर, मैं तो फिर से वही रिपीट करूंगा कि मेथड कोई भी लगाएंगे आंसर सेम आएगा। तो चाहे तुम बाई वेरिएट से करो, पोलर से करो, चाहे बाई पोलर से करो, ट्राई पोलर से करो, आंसर सेम ही आएगा। ये चीज़ है, तो उसमें आंसर में डिफरेंस नहीं आना है, ये है। मैच में और इसमें आपको भेजा कि रॉन्ग भी हो सकता हो ना मैच में। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा आंसर एटलीस्ट आ रहा है ना, एटलीस्ट जिन लोगों को क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा उनका बताते हैं। नेक्स्ट बताओ तुम, ठीक है। क्योंकि वैसे तुम्हारा आंसर मैं क्रॉस चेक करते रह गया, फिर तो मेरी जिंदगी निकल गई, तो ऐसे थोड़ी है वो, करता रह जाऊंगा। तुम सॉल्व कर पा रहे हो, ये अच्छी बात है। ये है कि तुम अगर सॉल्व कर पा रहे हो, फिर तो जितने असाइनमेंट, जो राइट है रॉन्ग है वो मालूम नहीं। हाँ वही तो, जितने असाइनमेंट सुभाजीत बना फिर तो मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे बच्चे अगर मिल गए तो फिर तो मैं सोल्यूशन फैकल्टी बन जाऊंगा, कि मैं उसका सोल्यूशन लिखता रहूँ, ये चीज़ें हैं। तो अगले बार वो भी कर देंगे, किसी को हायर करके हम सोल्यूशन लिखवा लेंगे, ये भी कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। अब जो उसने मान लो सुभाजीत के जो आंसर है उसको बोलो लिख के सोल्यूशन भेजो भाई, अगर वो लग रहा है तुम्हें तो तुम अपना लिख के उसको भेजो, उसमें गलती उसको दिख जाएगी, ये चीज़ें हैं, है ना। तो तुम अपना सोल्यूशन लिख के भेजो कि भाई ये इसमें क्या गलती है, या तुम मुझे ही भेजो कि उसमें देख सकते हैं क्या गलती है, इस तरह से है। अब हर क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, तुम्हारा एक क्वेश्चन सॉल्व करने आधा घंटा लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा उसमें, बाकी लोग भी तो हैं, तो उसमें क्रॉस चेक करने का कोई मतलब नहीं है। तुम सॉल्व कर पाए दैट इज़ फाइन। अब हर तुम्हारा हर आंसर में वेरीफाई करता रहा फिर तो हो गया ना, वो दिक्कत है। अब मान लो सुभाजीत तुमने गलती गलत से आंसर जो लगाया, अब तुम उससे, अब इतना मैं फोकस करता हूँ बच्चे सिलेबस पे, आप दुनिया भर में इतने अनसॉल्व क्वेश्चन है, तुम सारे मुझसे पूछोगे या किसी का गलत आंसर लग गया, अब तुम सारे मुझसे सॉल्व कराओगे, फिर तो बाकी बच्चे रह जाएंगे ना, ये चीज़ें हैं। और तुमने सॉल्व किया, तुम्हारा आंसर कुछ और है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, है ना, तुम अपनी तरफ से कर रहे हो, तुम आंसर निकाल पर, दैट्स फाइन। आंसर जिसने असाइनमेंट बनाया उनकी गलती है, उसने ठीक से बनाया नहीं, ये है वहाँ पे, कि वहाँ पे आंसर उसने गलत लगाए हैं, क्योंकि वो रफली सॉल्व किया है, वो एग्जैक्ट सॉल्व नहीं किया है। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि तुम अपना सोल्यूशन लिख के उसको भेजो, उसको बताओ ये आंसर आ रहा है, वो देख लेगा अपना, ये है।
वही लास्ट वाला देख लो, तुम्हारा लास्ट वाला क्या है? वो एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाला था ना ऑप्शन, वो वाला एक बार देखिए। A1 with this an with the sequence of real number defined as follows। तो यहाँ से तो कह रहा है कि इसमें ऑप्शंस दे रखा है कि A1, तुम ये कह रहे हो A1 को जीरो ले लेंगे, तो A1 को जीरो लेंगे, A1 किस ऑप्शन में जीरो है? कन्वर्जेस फॉर एनी A1। तो जीरो ले लो, जीरो ले लोगे तो क्या हो जाएगा? A1 को तुमने जीरो ले लिया, यही ना? तो नॉट भी पर आएगा ना। अरे भाई, तो तुम एक तो ये ट्रिवियल केसेस अगर कहीं डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है चीज़ें, तो ये जैसे कहीं पे अगर 1/x लिख दिया ना और हमने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये है कि इसके डोमेन की बात करो, तो ऑब्वियस होगा यहाँ पे कि x कोई भी रियल नंबर होगा एक्सेप्ट नॉन जीरो। तो फॉर एनी A1 इसलिए बोला हुआ है कि फॉर एनी A1 जो सुटेबल है, तो इसको लिखना चाहिए ना A1 नॉन, मतलब वहाँ पे जैसे कहीं पे अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है तो नहीं भी लिखा है, तो बाई हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहती है कि वो जीरो नहीं हो सकती। अगर वो नहीं भी लिखा तब भी हमें यही समझना है कि वो जीरो नहीं हो सकती, ये है। तो अगर 3/an लिखा हुआ है तो ये ऑब्वियस है कि an जीरो नहीं हो सकती कभी भी। अगर एक भी टर्म जीरो आ गई तो ये सीक्वेंस डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये सीक्वेंस ही नहीं रहा एक्चुअली, आंसर तो बाद में आएगा, ये सीक्वेंस ही नहीं रहेगा अगर एक भी टर्म जीरो आ गया तो यहाँ पे अगर ये लिख रहा है कि सीक्वेंस ऐसा है तो इसका मतलब है कि an जीरो नहीं होगा, कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा इसका, ये है। सो फॉर एनी A1 इसको लिखना चाहिए फॉर एनी A1 नॉन जीरो, तो ये कहना चाह रहा है फॉर एनी A1 नॉन जीरो, ये है। तो उसका अप्रोच क्या होगा सॉल्व करने का, वो नहीं हो रहा। लिखो ना L इज इक्वल टू L/2 प्लस 3L, 3/L। तो उससे आंसर आ जाएगा, पर वो ऑप्शन में कैसे लिखेंगे कि मोर देन जीरो का क्या वैल्यू है, कि उससे वो 6 आ रहा था एक्चुअली। ये हर A1 के लिए कन्वर्ज करेगी, चाहे जो भी सुटेबल A1 है जो कि नॉन जीरो होगा, क्योंकि नॉन जीरो जरूरी है क्योंकि डिनोमिनेटर में A1 आया हुआ है। तो ओनली लिखा हुआ ओनली की वजह से गलत है पहला ऑप्शन। अगर ओनली वर्ड नहीं होता तो पहला ऑप्शन भी सही होता, दूसरा ऑप्शन भी सही होता, तीसरा सही है ही। ये तो बहुत माइनर डाउट है जो तुम्हारा, ये मतलब तुम मतलब वही है, क्या उसमें बोलूंगा, ये तुम्हें बेसिक हमारा खुद से लॉजिकल लगाओगे तो ठीक है यार, क्यों जीरो रखेंगे हम इसमें, ये चीज़ें हैं ना। तो इसमें सिंपल है कि जैसे कोई चीज़ डिनोमिनेटर में है तो ऑब्वियसली वो जीरो नहीं होगी। अब लिमिट तुम्हें निकालना आता ही है, क्या होगा? रूट 6 आ जाएगा। हाँ, जो भी आएगा वो होगा, उसमें क्या है। अब जैसे तुम्हारे जैसे बच्चा मिल जाए ना, जैसे एक थ्योरम होता है कि एक्स वाई इज नॉर्मल 0 1, तो एक्स अपॉन वाई होता है कॉची 0 1। अब तुम कहोगे अरे वाई तो सर जीरो भी हो सकता है, वाई तो नॉर्मल है, नॉर्मल का सपोर्ट तो रियल है, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा, ये करोगे ना तुम लोग। तो यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जब डिनोमिनेटर में वाई आ रहा है तो वाई को जीरो कंसिडर नहीं कर रहा है वो, तो वहां पे वाई इज ऑल रियल एक्सेप्ट नॉन जीरो। लेकिन तुम शायद या तो इस पर तुम्हारा वो नहीं है, तुम वही कहोगे कि तो डिफाइंड ही नहीं होगा, जो वाई को जीरो रखेंगे तो क्या होगा, तो वाई को क्यों जीरो रखेंगे, वो नॉन जीरो वाई के लिए डिफाइंड है ये चीज़। तो यहाँ पे जब हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो ऑब्वियसली डोमेन नहीं भी दिया है, स्टिल वी विल वर्क ऑन द डोमेन जो आएगा, ये चीज़ें हैं। अब जैसे फंक्शन लिखा हुआ आता है एफ एक्स बराबर लॉग एक्स, अब तुम सोचोगे मैं एक्स को -1 लूँ, तो -1 क्यों लूंगा मैं, क्योंकि इसका डोमेन पॉजिटिव है, तो मैं क्यों -1 लूंगा। नहीं भी लिखा है स्टिल विल थिंक कि फॉर ऑल एक्स जो भी लिखा रहेगा, अगर लिखा हुआ है log x फॉर ऑल एक्स, तो इसका ये मतलब नहीं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया, इसका ये मतलब वो एक्स जिसके लिए डिफाइंड है ये, तो इसका डोमेन तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव के लिए बात कर रहा होगा वो। तो सेम चीज, अगर कोई टर्म्स लिखी हुई हैं और डोमेन नहीं दिया तो हमें अपने अंडरस्टैंडिंग से डोमेन समझना है कि डोमेन क्या होगा। इट्स नॉट लाइक कि हर के लिए मतलब सबके लिए, जब ये चीज़ है ना, तो जैसे वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ तो y बराबर 0 पे डिफाइंड ही नहीं होगा, y तो नॉर्मल 0 1 का सपोर्ट पूरा रियल नंबर है, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा उसके लॉजिक। तो यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये टर्म जिसके लिए डिफाइंड है उसके लिए बात किया जा रहा है, ये है।
ये आएगा। अब देख लो क्या टर्म से लड़ो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, या तो 2 आएगी या -2 आएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है नेगेटिव टर्म्स लोगे, जब तुम नेगेटिव लोगे A1 को नेगेटिव ले लोगे ना, तो मे बी जो लिमिट है वो -2 आ जाएगी। जब A1 को तुम पॉजिटिव ले लोगे तो लिमिट ना 2 आ जाएगी। तुम कोई नंबर लेके चेक कर लो, ठीक है। 0 हम लेंगे नहीं क्योंकि 0 पर सीक्वेंस डिफाइंड ही नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा फिर। ये है तो मतलब वो गलती क्वेश्चन की नहीं है, वो तुम्हारी और मेरी गलती है अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि A1 को 0 रखूंगा तो, क्योंकि तुम्हें खुद समझना है कि डिनोमिनेटर में an तो वो n 0 नहीं हो सकता कभी भी। ये है तो वैसे टर्म्स हम वैसे टर्म्स कंसीडर ही नहीं करें, वैसा सीक्वेंस इस क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं होगा जिसका कोई भी टर्म 0 है। तो वो सीक्वेंस इस क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है। दिस इज ओनली पार्ट ऑफ, ये उन सीक्वेंस की बात कर रहा है जहां पे ये टर्म्स डिफाइंड होंगे, उसी सीक्वेंस की बात कर रहा है। एनीवे किनका रह गया? तो हर्षित भाई तुम्हारा कुछ है? इसका नहीं है। हाँ जी शशांक बताओ नेक्स्ट। सो तुम्हारा नेक्स्ट जो है ये 30 नंबर। 48। हाँ सर, उसके पहले एक 48 भेजा था सर ने, थोड़ा पहले स्लाइड करो। हाँ जी 48। इसमें जो कह रहा है आपके कि 48 जो है कि यहां से आएगा आपके पास कि लाइक x1 x2 xn जो है दिस इज रैंडम सैंपल IID नॉर्मल म्यू कॉमा 1, यही है। एंड म्यू रियल नंबर है, अननोन है, अल्फा 0 1 के बीच है, टेस्ट कर रहे हो आप। म्यू इज 0 अगेंस्ट, तो म्यू इज 0 अगेंस्ट म्यू इज डेल्टा, ये है। बीटा पावर है टेस्ट का, क्रिटिकल रीजन हमें दे रखा है। सो फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ डेल्टा बीटा इंक्रीजेज एज अल्फा इंक्रीजेज, बीटा इंक्रीजेज एज डेल्टा इंक्रीजेज, है ना। फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ डेल्टा बीटा डिक्रीजेज एज अल्फा डिक्रीजेज, फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा डिक्रीजेज एंड डेल्टा डिक्रीजेज। सो ये तो सिंपल है ना, मतलब तुम्हें 2 पार्ट चाहिए इसमें, डेल्टा एक बार फिक्स कर दो, एक बार तुम वो कर दो। क्रिटिकल रीजन पता ही है तुम्हें, क्रिटिकल रीजन है x बार मोर देन कोई कांस्टेंट है, सी अल्फा बोल दो, है ना, सी अल्फा ही है। तो अभी के लिए k लिख दो सी अल्फा को, या सी अल्फा को c लिख दो। अभी के लिए मान लो ये c है मेरे पास। सो सर जैसे सर पावर का फॉर्मूला होता तो सर अपन को सर जैसे मैथमेटिकल तो पता है, लेकिन मतलब जैसे पावर कैसे डिफाइन करेंगे अपन, जैसे ग्राफिकली वैसे ग्राफिकली वही है, रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, वही चीज़ है। रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी है जब h1 ट्रू है। अभी देखो इसमें हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, तो h1 इज ट्रू। डेल्टा। अब ये बोल रहा है कि डेल्टा को फिक्स करोगे तो बीटा इंक्रीज करेगी जब अल्फा इंक्रीज करेगी। सो अभी के लिए 2 चीज़ें फिक्स करना है तुम्हें। तो सो अल्फा क्या है? साइज है ना। तो समझो जैसे अभी के लिए सी अल्फा इसने यूज़ किया था ना, तो मैं अल्फा 1 अल्फा 2 कर देता हूँ। तो खुद समझो तुम, जैसे इसमें 2 चीज़ें चेक करनी है तुम्हें कि पहला ऑप्शन में तुम्हें ये बोल रहा है, पहला ऑप्शन में डेल्टा फिक्स है, बीटा अल्फा इंक्रीजेस। तो मान लो अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 है, तो तुम्हें चेक करना है क्या बीटा 1 लेस देन बीटा 2 होगा। ये ए ऑप्शन का मतलब बोलना चाह रहा है। अब ये तुम चेक करो, बी है फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इंक्रीज। अब ये डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 है, तो तुम्हें चेक करना है क्या b1 लेस देन b2 होगा। ये बी ऑप्शन में चेक करना है। सी जो है वो जस्ट इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। तो ये ए एंड सी में ये करना है, ए एंड सी में, बी एंड डी में ये करना है, ये चीज़ है। अब ये करो, कैसे करोगे? एक में अल्फा 1 को वैरी कराओ,
सो अल्फा 1 को वेरी कराओगे तो सी क्या होगा, सी कैसे वेरी करेगा, बस ये तुम्हें देखना है। देखो ध्यान से, अब ग्राफिकली तुम अगर देखना चाहो जैसे ये है, सो अभी के लिए ये समझो। सो सी अल्फा 1 सी अल्फा 2, मैंने क्या लिया, अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2, तो सी अल्फा 1 पहले है, सी अल्फा मतलब इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा 1 है, सी अल्फा 2 का मतलब प्रोबेबिलिटी अल्फा 2 होगी, तो अल्फा 2 ज़्यादा करना है मुझे। सो ये अल्फा 2 है टोटल, और ये अल्फा 1, ये सी अल्फा 2 है। अब लो करो निकालो। तो जब तुमने वैसा करना है तो डेल्टा को फिक्स रखो और यहाँ पावर मतलब बीटा को लिखो। सो बीटा 1 का मतलब है सी अल्फा 1 और बीटा 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी एक्स बार मोर देन सी अल्फा 2 व्हेन म्यू इज डेल्टा। तो ये मैं डेल्टा को फिक्स रख रहा हूँ, पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। सो डेल्टा इज फिक्स्ड। अब बताओ इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा, तुम वहाँ देख के भी बता सकते हो। सी अल्फा 1 के आगे की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या सी अल्फा 2 के आगे की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? सी अल्फा 1 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा 1 है। अल्फा 2। तो इससे क्या समझ आया, बीटा 1 बीटा 2 में क्या क्या प्रॉपर्टी है? बीटा 1 ग्रेटर देन बीटा तो यहाँ से क्या समझ आया कि जब अल्फा 1 2 इज ग्रेटर। अल्फा 1 सी अल्फा 1 के आगे की प्रोबेबिलिटी है, अल्फा 2 सी अल्फा 2 के आगे की प्रोबेबिलिटी है। सो तो यहाँ से क्या आएगा, अब बीटा 1 यहाँ से सी वाला ग्रेटर। सी अल्फा 1 मोर देन सी अल्फा 2 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला, बीटा 1 बीटा 2 में तुम्हें क्या मिला रिलेशन, कौन ज़्यादा है, बीटा 2। हाँ तो ये ट्रू हो गया, तो ए ट्रू हो गया इसलिए सी फॉल्स हो गया। ठीक है, सो ए ट्रू हो गया इसलिए सी फॉल्स हो गया, क्योंकि जब अल्फा इंक्रीज कर रही है तो बीटा भी इंक्रीज कर रही है। अब दूसरे क्वेश्चन में तो सर रिजेक्शन रीजन बढ़ेगा तो सर पावर भी बढ़ेगी। रिजेक्शन रीजन बढ़ाओगे, रिजेक्शन रीजन नहीं बढ़ेगा, उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। हाँ रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, तो क्रिटिकल पॉइंट चूंकि क्रिटिकल पॉइंट डिक्रीज हो रहा है तो पावर बढ़ेगी। हाँ यस, तुम जो कह रहे हो वो भी ठीक है, साइज बढ़ाएंगे तो पावर भी बढ़ेगी। जब डेल्टा फिक्स है, डेल्टा फिक्स के लिए बात कर रहा है, जब डेल्टा फिक्स है, जब अल्फा इंक्रीज करो बेटा इंक्रीज करेगी। अब डेल्टा के लिए देख लो, डेल्टा को चेंज करो, तो अब तुम्हें डेल्टा 1 डेल्टा 2 को तुम्हें चेंज करना है। सो डेल्टा 1 इज लेस देन डेल्टा 2, देन बीटा 1 इज लेस देन बीटा 2। तुम लोग, मुझे एक्चुअली कहीं 10 बजे ना पहुंचना था, इसलिए मैंने 9:30 क्लास कैंसिल किया था, लेकिन तुम लोगों ने 10 ही बजा दिया। कोई नहीं, चलो इसके बाद स्टॉप करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 9:30 से तो गेट की क्लास थी, मैं गेट की क्लास ले लेता। मैंने क्लास इसलिए कैंसिल किया था कि वो कर सके। 11 बजे क्लास होगी। अरे नहीं होगी भाई, 10 बार पूछोगे क्या तुम, मतलब जान लेके छोड़ोगे क्या तुम्हें, मैंने एक बार मैंने कैंसिल कर दिया, समझ नहीं आ रहा तुम्हें, मतलब बेवकूफ़ समझ रखा है तुमने मुझे। जब मैं ग्रुप में तुमने पूछा मैंने तब मना किया, अभी पूछा तब मना किया, मतलब क्या समझ रखा तुमने, मजदूर समझ रखा है मुझे हैं? जब मैं कैंसिल कर दिया हूँ तो पूछने का क्या मतलब है 4 बार? मैं ग्रुप में एक उसमें पोस्ट किया था मैंने अभियान में, तब भी तुम एकलव्या में पूछे, एकलव्या में पोस्ट किया तब भी तुम वही पूछ रहे हो, तो क्या समझ रखा तुमने मुझे हैं? और कोई काम नहीं है मेरे पास कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, सिर्फ मैं टीचर बना रहूंगा दिन की भर, सप्ताह में 7 दिन क्लास लेता हूं, अभी तुम्हें समझ नहीं आता। अभी मैंने गेट और नेट की क्लास कैंसिल किया है, कोई वजह होगा तभी तो कैंसिल किया होगा, मतलब पर्सनल कोई लाइफ ही नहीं है मेरी, बस जिंदगी में 24 घंटे तुम्हारे लिए मैं लगा रहा हूं। तो मजाक बना दिया तुमने, मतलब अगर मान लो मैं तुम्हें अगर पोलाइटली ट्रीट कर रहा हूं या जो भी कर रहा हूं, मान लो हर चीज का आंसर कर रहा हूं, तुम उससे वैसे तुम सर पे चढ़े जा रहे हो। जब मैंने ग्रुप में लिखा है कि क्लास नहीं है, 2 बार तुम पूछ चुके हो इससे पहले, तभी मैं मना कर चुका हूं, तो पूछने का क्या मतलब है? बोला नेट के क्लास क्यों नहीं लेता मैं, अभी 9:30 से 11 क्लास थी। जब मैं वहां अलग से लिखा हूं कि डाउट क्लास भी नहीं है, तो पूछने का क्या मतलब है? अभी क्लास यहीं स्टॉप करते रख, मतलब पागल समझ रखा तुम लोगों ने, मजदूर बना रखा है मुझे।